नमस्कार। आज हमें बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं 1962 का भारत चीन युद्ध। नमस्कार। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जिस पर काफी कुछ कहा सुना गया है। बिल्कुल। और हमारे पास श्रोता द्वारा साझा किए गए कुछ लेख, कुछ नोट्स, विश्लेषण भी हैं। तो हमारा इरादा है कि इन सब स्रोतों से जो मुख्य बातें निकलती हैं उन पे गौर करें। सही। ये सिर्फ एक पुरानी लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटना जिसने भारत की विदेश और रक्षा नीति पर, उसकी सोच पर बहुत गहरा असर डाला। हाँ, मतलब ये सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं है, ये वो वक्त था जिसने भारत की दिशा बदल दी। बिल्कुल। इन स्रोतों को अगर हम साथ रखकर देखें, तो एक काफी जटिल तस्वीर सामने आती है। ये सिर्फ कोई सरहद का झगड़ा नहीं था। अच्छा। हाँ, इसमें विचारधाराएं थीं, देशों की अपनी अपनी आकांक्षाएं थीं, और शायद कुछ हद तक अहम और गलतफहमियां भी शामिल थीं। तो चलिए कोशिश करते हैं 1962 के उन बर्फीले हिमालयी दर्रों के माहौल को समझने की, पर सिर्फ घटनाएं नहीं बल्कि इन स्रोतों से उनके पीछे के मतलब को भी पकड़ते हैं। हाँ, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो सबक उस वक्त मिले, क्या वो आज भी उतने ही मायने रखते हैं। ठीक है, तो मिशन साफ है। इन सामग्रियों के आधार पर युद्ध के कारण, मुख्य घटनाएं, नतीजे और सबसे जरूरी वो सबक जो शायद आज भी प्रासंगिक हों। कहाँ से शुरू करें? शायद उस वक्त के माहौल से, आजादी के बाद का भारत कैसा था? हाँ, वो सही रहेगा। देखिए, जैसा आपके नोट्स में भी है, आज़ादी के बाद भारत पंडित नेहरू के नेतृत्व में एक बहुत ही, कह सकते हैं, आदर्शवादी रास्ते पर चल रहा था। पंचशील। हाँ, पंचशील मतलब शांति से साथ रहना, एक दूसरे का सम्मान करना, किसी के मामले में दखल ना देना। ये विदेश नीति की बुनियाद थी। और वो नारा भी था, हिंदी चीनी भाई भाई। बिल्कुल, ये उसी भावना को दिखाता था। एक उम्मीद थी कि एशिया के दो बड़े देश मिलकर शांति और विकास के लिए काम करेंगे। लेकिन फिर जैसा कि ये लेख बताते हैं, सतह के नीचे कुछ और ही चल रहा था, मतलब तनाव पनप रहा था। हाँ, बिल्कुल। दोस्ती की बातों के बीच असल में तनाव के बीज बोए जा रहे थे। कई वजह थी। जैसे कि इससे क्या फर्क पड़ा? इससे ये हुआ कि चीन सीधे भारत की उत्तरी सीमा पर आ गया, और वो सीमा हजारों किलोमीटर लंबी, कहीं भी ठीक से तय नहीं थी। मतलब उसका सीमांकन स्पष्ट नहीं था। हाँ, ये मैकमोहन रेखा वाला मुद्दा तो है ही। एक स्रोत में इसका जिक्र है। सही। पूर्व में मैकमोहन रेखा, जिसे ब्रिटिश भारत और तिब्बत ने 1914 में माना था, लेकिन चीन ने इसे कभी नहीं माना। उनका कहना था कि उस वक्त तिब्बत एक आजाद देश नहीं था, इसलिए वो समझौता मान्य नहीं है। और पश्चिम में अक्साई चिन, वो तो शायद सबसे बड़ा मसला बन गया। हाँ, बिल्कुल। अक्साई चिन, जिसे भारत अपने लद्दाख का हिस्सा मानता था, वो एक वीरान ऊंचा पठार है, लेकिन चीन के लिए उसका सामरिक महत्व बहुत ज्यादा था। क्यों? क्योंकि वो इलाका उसके दो अहम प्रांतों शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ता था। और जैसा एक दस्तावेज बताता है, चीन ने 1950 के दशक में ही चुपचाप वहां से एक सड़क बना ली थी। सड़क अक्साई चिन से, और भारत को पता नहीं चला? पता चला, लेकिन काफी देर से, 1957-58 के आसपास। ये बात वाकई चौंकाने वाली थी। तो जब पता चला तब क्या हुआ? क्या भारत ने कुछ किया नहीं? स्रोतों में इस पर कुछ है? आपके दिए गए कुछ पुराने कूटनीतिक नोट्स दिखाते हैं कि भारत ने विरोध जताया, बातचीत की कोशिशें भी हुई। नेहरू जी चीन गए, चाउ एन लाई यहां आए। लेकिन बात बनी नहीं। नहीं। शायद, जैसा एक विश्लेषण कहता है, भारत ने स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह से नहीं समझा। या ये भी हो सकता है कि उस वक्त भारत सैन्य तौर पर कुछ करने की हालत में ही नहीं था। तो वो भाई भाई वाला नारा? वो धीरे धीरे खोखला लगने लगा, शक बढ़ता गया, और इसी दौरान भारत ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई। फॉरवर्ड पॉलिसी वो क्या थी? इसके तहत भारत ने उन विवादित इलाकों में, जिन्हें वो अपना मानता था, सेना की छोटी छोटी चौकियां बनानी शुरू कर दी। मकसद शायद ये था कि चीन को और आगे बढ़ने से रोका जाए। लेकिन इससे तो तनाव और बढ़ा होगा। हाँ, बिल्कुल। चीन ने इसे उकसावे की कार्रवाई के तौर पर देखा। दोनों तरफ से छोटी मोटी झड़पें होने लगीं, माहौल लगातार बिगड़ता गया। और फिर आया 20 अक्टूबर 1962, युद्ध की शुरुआत। जो विवरण हैं वो बताते हैं कि ये एक अचानक और बड़ा हमला था। हाँ, ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी। ये एक सुनियोजित, बड़े पैमाने पर किया गया हमला था। चीनी सेना ने पूर्वी सेक्टर, यानी उस वक्त का NEFA, जो अब अरुणाचल प्रदेश है, और पश्चिमी सेक्टर यानी लद्दाख, दोनों में एक साथ धावा बोला। एक साथ? दोनों जगह? हाँ, ये भारतीय नेतृत्व और सेना दोनों के लिए एक बड़ा झटका था। हमले का पैमाना, उसकी तेजी एक काफी हद तक अप्रत्याशित था। आपके दिए गए एक पूर्व सैनिक के संस्मरण में मैंने पढ़ा, हालत बहुत खराब थी।
हथियार, कपड़े, तैयारी, हर चीज की कमी। वो बिल्कुल सही तस्वीर है। भारतीय सैनिक जिन हालात में लड़ रहे थे वो सोच से परे हैं। एक तो भयानक ऊंचाई 14,000 फीट से भी ज्यादा, कड़ाकी की ठंड, ऑक्सीजन की कमी, और साजो सामान। हथियार पुराने थे, .303 राइफलें जो दूसरे विश्व युद्ध के जमाने की थीं, गोला बारूद कम था, गर्म कपड़ों की भारी कमी थी। कई सैनिकों के पास तो बर्फ में पहनने लायक जूते तक नहीं थे, वो कैनवस के जूते पहने थे। रसद पहुंचाने का, सप्लाई का कोई ठीक इंतजाम नहीं था। कम्युनिकेशन का भी यही हाल था। कई यूनिट्स तो अपनी मेन फोर्स से पूरी तरह कट गई थीं। ये तो बहुत ही मुश्किल हालात थे। लेकिन इन सब के बावजूद जो वीरता की कहानियां इन स्रोतों से निकलती हैं वो तो कमाल की हैं। बिल्कुल। रेजांगला, तवांग, वालोंग, इन जगहों पर भारतीय सैनिकों ने जिस तरह का मुकाबला किया वो असाधारण है। हाँ, यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है कि इतनी कमियों के बावजूद इतना साहस कहाँ से आया। ये दिखाता है कि भारतीय जवान किस मिट्टी के बने हैं। संसाधनों की कमी, तैयारी की कमी, लेकिन लड़ने का जज्बा कम नहीं था। रेजांगला का जिक्र तो कई स्रोतों में बहुत प्रमुखता से है। हाँ, रेजांगला, लद्दाख में वो मेघी शैतान सिंह और 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी की कहानी, क्या आप उस पर थोड़ी और रोशनी डाल सकते हैं जो शायद उन दस्तावेजों में हो? जरूर। उपलब्ध जानकारी यही बताती है कि 18 नवंबर 1962 को रेजांगला पोस्ट पर, जो चुशूल घाटी की हिफाजत के लिए बहुत अहम थी, मेजर शैतान सिंह और उनके करीब 120 जवान तैनात थे। सिर्फ 120? हाँ, और उनका सामना कई गुना बड़ी चीनी फौज से हुआ। उनके पास न तो तोपखाने की मदद थी, ना ही हवाई कवर। फिर भी वो अपनी चौकियों पर डटे रहे। आखिरी गोली आखिरी आदमी तक लड़े। और नतीजा? नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर जवान वहीं शहीद हो गए, अपनी पोजीशन पे। उनके हाथों में हथियार थे। मेजर शैतान सिंह खुद गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें परमवीर चक्र मिला था मरणोपरांत। हाँ, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। रेजांगला की लड़ाई दिखाती है कि हार में भी जीत छिपी हो सकती है, व्यक्तिगत वीरता और संकल्प की जीत। ये सिर्फ एक मिसाल है, ऐसी कई और कहानियां हैं। ये सब सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन व्यक्तिगत बहादुरी अपनी जगह, पर युद्ध का नतीजा तो भारत के पक्ष में नहीं रहा। नवंबर 1962 आते आते चीनी सेना काफी अंदर तक घुस आई थी। हाँ, ये सच है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, एक राष्ट्रीय सदमा कह सकते हैं। हार की वजह क्या बताई गई हैं इन विश्लेषणों में? देखिए, जो रक्षा विशेषज्ञों के लेख आपने साझा किए हैं, उनमें कई बातें कॉमन हैं। पहली, खुफिया जानकारी की पूरी तरह से विफलता। हम चीन के इरादे और उनकी तैयारी का सही अंदाजा नहीं लगा पाए। और दूसरी, सैन्य नेतृत्व के स्तर पर योजना बनाने और तालमेल बिठाने में कमी। तीसरी, जैसा हमने पहले बात की, सैनिकों की अपर्याप्त तैयारी और लॉजिस्टिक्स की भयानक कमी। सप्लाई लाइन लगभग ध्वस्त हो गई थी। और नुकसान कितना हुआ सैनिकों का? आंकड़े क्या कहते हैं? सटीक आंकड़ों पर स्रोत थोड़े अलग अलग हैं, लेकिन सभी इस बात पर सहमत हैं कि हजारों भारतीय सैनिक या तो शहीद हुए या फिर बंदी बना लिए गए। ये सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, इसने पूरे देश के मनोबल को बुरी तरह से तोड़ दिया था। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, जैसा एक राजनीतिक विश्लेषण कहता है, तो ये नेहरू जी के विश्व दृष्टिकोण और खासकर उनकी चीन नीति की बड़ी नाकामी के तौर पर देखा गया। बिल्कुल। ओपनछील और भाई भाई वाली पूरी सोच पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया था। और फिर युद्ध उतनी ही अचानक रुक भी गया। 21 नवंबर को चीन ने एक तरफा युद्ध विराम का ऐलान कर दिया और अपनी फौजें वापस बुला लीं। ये हमेशा से एक रहस्य जैसा लगता है। क्यों किया उन्होंने ऐसा? स्रोतों में क्या कारण मिलते हैं? हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है और आपके दिए गए स्रोतों में भी इस पर अलग अलग राय है। कोई एक पक्का जवाब मिलना मुश्किल है। फिर भी कुछ मुख्य वजह क्या हो सकती हैं? एक थियरी ये है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा था। अमेरिका और कुछ हद तक सोवियत संघ भी भारत के पक्ष में आ रहे थे। दूसरा, कुछ सैन्य जानकार मानते हैं कि चीन ने अपने मुख्य सामरिक लक्ष्य हासिल कर लिए थे, जैसे कि खासकर अक्साई चीन पर अपना दावा मजबूत करना और उस इलाके पर पूरा नियंत्रण स्थापित करना, और शायद भारत को एक सबक सिखाना। एक और वजह यह भी दी जाती है, जो कुछ रिपोर्ट्स में है, कि चीनी सेना काफी अंदर तक आ गई थी और सर्दियों में उनके लिए अपनी सप्लाई लाइन बनाए रखना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। शायद इन सब वजहों का मिला जुला असर रहा हो। लेकिन नतीजा ये हुआ कि चीन ज्यादातर जीती हुई जमीन से पीछे हट गया, सिवाय अक्साई चिन के। हाँ, अक्साई चिन पर उनका कब्जा बरकरार रहा। भारत के लिए ये एक स्तब्ध करने वाला और अपमानजनक अंत था।
तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? मतलब युद्ध खत्म हुआ, पर जाहिर है इसका असर तो बहुत गहरा और लंबा होगा ना, खासकर उन स्रोतों को देखते हुए जो युद्ध के बाद के भारत पर बात करते हैं। बिल्कुल, असर बहुत गहरा था। सबसे पहली बात तो ये कि इस युद्ध ने भारत की सैन्य कमजोरियों को पूरी तरह से उजागर कर दिया। जो रिपोर्टें और समीक्षाएं आपने भेजी हैं, वो साफ दिखाती हैं कि इसके बाद एक बड़ा आत्ममंथन शुरू हुआ देश में। कैसा आत्ममंथन? ये कड़वा सच मानना पड़ा कि सिर्फ शांति की इच्छा रखना काफी नहीं है। शांति बनाए रखने के लिए, अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए ताकत और तैयारी भी उतनी ही जरूरी है। तो क्या हम इसे भारत के लिए एक जरूरी वेकअप कॉल कह सकते हैं, जैसा कुछ लेखकों ने कहा है? हाँ, निश्चित तौर पर ये एक झटके की तरह था जिसने देश को नींद से जगाया, और इसके बाद भारत की रक्षा नीति और तैयारियों में बहुत बड़े बदलाव आए। क्या बदलाव आए? सबसे बड़ा बदलाव तो सेना के आधुनिकीकरण पर जोर देना था। आपके दिए गए एक पुराने रक्षा दस्तावेज के अंश बताते हैं कि नई माउंटेन डिवीजनें बनाई गईं, जो खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए प्रशिक्षित थीं। हथियारों का क्या हुआ? आधुनिक हथियार खरीदे गए, सोवियत संघ से, पश्चिमी देशों से। रक्षा बजट में काफी बढ़ोतरी की गई। इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी सुधारा गया। मतलब एक पूरी कोशिश हुई कि दोबारा ऐसी स्थिति न आए। और विदेश नीति के स्तर पर वो पंचशील और गुटनिरपेक्षता जिसका जिक्र शुरू के दस्तावेजों में था, उसका क्या हुआ? देखिए, पंचशील के सिद्धांत कागज पर तो बने रहे, लेकिन अब उनके साथ एक यथार्थवाद जुड़ गया था। यथार्थवाद? हाँ, मतलब ये समझ आ गया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सिर्फ आदर्शों से काम नहीं चलता। राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ऊपर है। गुटनिरपेक्षता की नीति तो जारी रही, लेकिन भारत ने खासकर सोवियत संघ के साथ अपने रक्षा और रणनीतिक रिश्ते काफी मजबूत किए। तो एक तरह से सोच बदली। बिल्कुल, नेतृत्व की सोच में एक बड़ा बदलाव आया। ये एहसास गहरा हो गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। लेकिन इस पूरी कहानी में हार और उसके बाद के बदलावों के बीच एक चीज है जिसे आपके सभी स्रोत, चाहे वो संस्मरण हो या विश्लेषण, सब रेखांकित करते हैं। वो क्या? वो है भारतीय सैनिकों का अदम्य साहस और बलिदान। हार के बावजूद रिजांगला जैसी जगहों पर उन्होंने जो वीरता दिखाई, वो मिसाल बन गई। हाँ, ये बात सही है। यह हमें इस सगाम पर भी लाता है कि इतने मुश्किल हालात में जब हार सामने दिख रही हो, तब भी सैनिक कैसे लड़ते रहते हैं। ये शायद भारतीय सेना की जो मूल भावना है, जो ईथोस है, उसे दिखाता है। उनकी कहानियां आज भी प्रेरणा देती हैं, सैनिकों को भी और आम लोगों को भी। तो अगर हम इन सभी स्रोतों से जो सीखा उसे समेटें, तो मुख्य सबक क्या होंगे? मेरे ख्याल से पहला और सबसे साफ सबक, जो लगभग हर विश्लेषण में है, वो है सैन्य तैयारी का महत्व। हमेशा तैयार रहना। दूसरा, सटीक और समय पर इंटेलिजेंस, दुश्मन के इरादों को सही भांपना। और तीसरा, सीमावर्ती इलाकों में, खासकर ऊंचाई वाले और दुर्गम इलाकों में, मजबूत लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पुल, सप्लाई डिपो। चौथा, राष्ट्रीय एकता और संकल्प, जब संकट आता है तो पूरे देश को एक होना पड़ता है। और पांचवा, नेतृत्व के स्तर पर यथार्थवादी सोच और सही समय पर सही फैसले लेने की क्षमता। और इन सब के ऊपर, जैसा आपने कहा, भारतीय सैनिक की वो लड़ने की भावना। हाँ, वो अदम्य भावना, वो शायद सबसे स्थायी विरासत है इस युद्ध की। हार जीत अपनी जगह है, लेकिन कर्तव्य के लिए जान दे देना, मुश्किल हालात में भी हौसला ना खोना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक है। तो संक्षेप में कहें, जैसा कि इन स्रोतों से साफ है, 1962 का युद्ध भारत के लिए यकीनन एक दर्दनाक और शर्मनाक अनुभव था। इसने हमारी कमजोरियों को दुनिया के सामने ला दिया, लेकिन इसने राष्ट्र को जगाया भी। बिल्कुल। इसने भारत को मजबूर किया कि वो अपनी सुरक्षा को और गंभीरता से ले और भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को बेहतर तरीके से तैयार करे। शायद सबसे बड़ा सबक यही था कि शांति की इच्छा रखना एक बात है और शांति को सुनिश्चित करना, उसकी रक्षा करना बिल्कुल दूसरी बात है, और उसके लिए ताकत चाहिए होती है। एकदम सही कहा। और ये हमें आज के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु पर लाता है। आपके द्वारा साझा किए गए कुछ हालिया भू राजनीतिक विश्लेषण भी इसी ओर इशारा करते हैं। किस ओर? देखिए, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद तो आज भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। तनाव आज भी मौजूद है, जैसा हम हाल की घटनाओं में देखते भी हैं। हाँ, ये तो है। तो ऐसे में ये सोचना लाजमी हो जाता है, 1962 के अनुभव से जो सबक हमने सीखे, जैसे सैन्य तैयारी, इंटेलिजेंस, सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर, रणनीतिक स्पष्ट था, वो आज की बदलती हुई और शायद पहले से कहीं ज्यादा जटिल भू राजनीतिक परिस्थितियों में कितने प्रासंगिक हैं।
क्या हम कह सकते हैं कि हमने उन सबकों को अपनी आज की रणनीतियों और ज़मीनी हकीकत में पूरी तरह से उतार लिया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे लगातार सोचने और मूल्यांकन करने की ज़रूरत है, खासकर उन सभी जानकारियों को ध्यान में रखते हुए जिनकी हमने आज चर्चा की। ये वाकई सोचने का विषय है।